नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच एक उपन्यास जिसका नाम है राग दरबारी, जो कि हायर के पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था साथियों, और इनका निधन जो है 2011 ईस्वी में हुआ। इसे आप लोग जानते रहिए। ये गोलोकवासी 2011 में हुए हैं और इनके गांव का नाम साथियों अतरौली है। अतरौली गांव का नाम है, लखनऊ में है, जो कि अब प्रदेश की राजधानी है। तो अतरौली गांव में श्रीलाल शुक्ल पैदा हुए थे। अब साथियों, लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर बोली की हम बात करेंगे तो अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इसलिए साथियों इस उपन्यास में जो आंचलिकता अगर कहीं कहीं आई है कुछ पात्रों के माध्यम से, तो वह भाषा, वह बोली कौन सी है? अवधी है साथियों। इसे आप लोग गौर करिएगा। और साथियों, राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और 1969 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी मिलता है। साहित्य अकादमी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसे साहित्य अकादमी 1969 ईस्वी मिलता है। और साथियों, इतना चर्चित उपन्यास हुआ, इसने एक नए विधा को जन्म दिया। और ये साथियों, ये जो उपन्यास है ये दूरदर्शन में धारावाहिक रूप में ये इसका प्रसारण हुआ। और साथियों, ये उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। रिपोर्टाज शैली में, माने रिपोर्टाज शैली उसे कहते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे उपन्यास में कोई रिपोर्टर आपको सूचना दे रहा है, आपको घटनाओं के विषय में अवगत करा रहा है। तो इसमें श्रीलाल शुक्ल की यही सबसे बड़ी शैली है और वह इस उपन्यास के शुरू से लेकर अंत तक आपको देखने को मिलेगी। और वह शैली है व्यंग्यात्मक शैली में साथियों श्रीलाल शुक्ल ने, माने आद्योपांत माने होता शुरू से लेके अंत तक इसी व्यंग्यात्मक शैली में, माने आप इस उपन्यास को अगर बंद कमरे में एकांत में पढ़ेंगे तो हमें लगता है कुछ प्रसंग, कुछ दृश्य, कुछ शब्द इतने बेजोड़ हैं कि हंसते हंसते आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतना बेहतरीन उपन्यास है साथियों। तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। और इसके विषय में साथियों आप लोग जानते रहिए, इसमें कुल 35 अध्याय है। इस उपन्यास में साथियों कुल 35 अध्याय है। और साथियों, इसका नायक, अगर नायक की हम बात करें तो नायक वैद्य जी हैं। वैद्य जी साथियों इसके नायक हैं और ये आयुर्वेद के जानकार हैं। ये वैद्य जी जो है आयुर्वेद के जानकार हैं। और इनका जो दरबार है साथियों, इनके व्यक्तित्व में इतना चुंबकत्व था, इनको राजनीतिक दांवपेच के इतने बड़े विद्वान थे कि इनके दरबार में तमाम प्रकार के व्यक्ति ऐसे थे जो अलग अलग राग को अलापने वाले थे और सबका ही स्वागत करते थे। माने ये सद्गुण से लेके दुर्गुण जितने भी व्यक्ति हैं सब इनकी शरण में थे, सब इनकी दरबार में थे और सबके अलग अलग राग थे। इसीलिए श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास का नामकरण किया राग दरबारी। साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। और साथियों, इस उपन्यास के विषय में मैं बता दूं, ये 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है साथियों। इतना दमदार उपन्यास था कि इसे 15 भारतीय भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया। और साथियों, अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद हुआ है
अंग्रेजी में अनुवाद। अंग्रेजी में जो अनुवाद करने वाले विद्वान हैं साथियों, इसे भी आप लोग जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनका नाम है गिलियन राइट। ये बहुत ही दमदार प्रश्न है साथियों, गिलियन राइट। इस नाम को आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, और अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है वो विद्वान थे गिलियन राइट। वे राग दरबारी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं। और साथियों इसके विषय में और जान लीजिए कि ये 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो इसमें साथियों 1947 के बाद देश में जो भ्रष्टाचार, माने स्वतंत्रता के बाद जो भ्रष्टाचार और सामाजिक विकृति, इसी को दिखाने का श्रीलाल शुक्ल ने प्रयास किया है। इस पूरे उपन्यास में साथियों, अगर श्रीलाल शुक्ल का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से राग दरबारी लिखे हैं, तो राग दरबारी लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है, माने 1947 अर्थात स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो भ्रष्टाचार और सामाजिक विकृति पैदा हुई, उसी का जीता जागता उदाहरण है राग दरबारी। और साथियों इसके विषय में जान लीजिए, इसमें एक गांव है, एक ऐसा गांव है जो शहर से निकट है, सड़क के किनारे है, और वह गांव साथियों कस्बा नुमा गांव है। इसकी विशेषता है कस्बा नुमा गांव। और गांव का नाम जान लीजिए साथियों, शिवपालगंज है। गांव का नाम साथियों शिवपालगंज है, और शिवपालगंज एक कस्बा नुमा गांव है, और इस गांव में एक थाना भी है साथियों। अब जब थाना है तो साथियों आप समझ सकते हैं दरोगा भी होंगे, पुलिस भी होंगे, इसलिए शिवपालगंज में दरोगा पुलिस का आवागमन बराबर होता रहता है। और साथियों यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव, इस गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जिसके साथियों डायरेक्टर मैनेजर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और इस पद को डायरेक्टर मैनेजर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर मैनेजर भी वैद्य जी हैं साथियों। ये वैद्य जी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर मैनेजर भी हैं। अब देखिए वैद्य जी का इतना दबदबा है इस गांव में, तो वैद्य जी का इतना दबदबा है, लेकिन इनसे भी बड़ा दबदबा इस गांव में था रामाधीन का। लेकिन वो रामाधीन अफीम के विक्रेता थे, और बाद में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो उनका दबदबा खत्म हो गया। तो वर्तमान में वैद्य जी ही मुख्य हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। और साथियों वैद्य जी ने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर मैनेजर वैद्य जी हैं, और इन्होंने एक सुपरवाइजर रखा था, सुपरवाइजर, जिनका नाम है राम स्वरूप। राम स्वरूप होना चाहिए, लेकिन उपन्यास में राम स्वरूप इसके सुपरवाइजर हैं। और ये वैद्य जी के इशारे पर साथियों 2 ट्रक गेहूं ये गबन कर लेते हैं। तो अब गबन करने के बाद ये फरार हो जाते हैं साथियों। अंत में, उपन्यास के अंत में, जब वैद्य जी देखते हैं कि बहुत गांव का विरोध हो रहा है, तो वैद्य जी अपने पद से, माने इस डायरेक्टर मैनेजर के पद से उपन्यास के अंत में इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद अब वैद्य जी का दबदबा देखिए साथियों, कि जब ज्यादा विरोध होता है तो इस्तीफा देते हैं, और इनके ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं होती। और इस्तीफा देने के बाद इनका इतना बड़ा भौकाल है शिवपालगंज में, कि अपने बड़े पुत्र बद्री पहलवान,
इनके बड़े पुत्र का नाम है बद्री पहलवान को डायरेक्टर मैनेजर बना देते हैं। तो मतलब साथियों इस उपन्यास में एक कस्बा नुमा गाँव है जिसका नाम है शिवपालगंज, उसमें एक थाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके डायरेक्टर मैनेजर बैद जी हैं और बैद जी का ये एक चेला है जिसका नाम है राम स्वरूप जो कि सुपरवाइजर है। वह 2 ट्रक माल गेहूं का गबन करता है और फरार हो जाता है, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। बाद में जब गांव का दबाव पड़ता है तो बैद जी इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देते देते उस पद को अपने बेटे को सुपुर्द कर देते हैं जिनका नाम है बद्री पहलवान। अब साथियों ये थाना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था। इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे साथियों तो एक इस गांव में इंटर कॉलेज भी है, उस इंटर कॉलेज का नाम भी आप लोग जानते रहिए, उसका नाम है साथियों छंगामल, छंगामल इंटर कॉलेज। छंगामल इंटर कॉलेज के जो मैनेजर हैं, माने मुख्य कॉलेज का मैनेजर ही होता है जिसका माने प्रिंसिपल से लेके शिक्षक से लेके सारे कर्मचारियों, शिक्षणेतर जितने भी कर्मचारी होते हैं सब पर दबदबा होता है। तो छंगामल इंटर कॉलेज का जो मैनेजर है वे भी वैद्य जी है। ये मजेदार बात है साथियों, मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीज है वहां वैद्य जी विराजमान है, इसीलिए इनका जो दरबार है उसमें तमाम राग रागनियां निकलती हैं। तो इसके मैनेजर कौन है? वैद्य जी हैं। साथियों एक प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये इनको प्रिंसिपल जी को ये आभास होता है कि मेरी ये प्रिंसिपल का पद जो है वैद्य जी की कृपा पर ही निर्भर है। माने जब तक वैद्य जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे तब तक मेरा ये प्राचार्य वाला पद सुरक्षित है। इसलिए हर समय वैद्य जी के बहुत बड़े चमचे हैं। पूरे उपन्यास में शुरू से लेकर अंत तक प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की जी हुजूरी और चमचा पुराण पढ़ के बैठे हुए हैं। और साथियों ये इनकी एक और विशेषता है इस उपन्यास में, प्रिंसिपल साहब को जब क्रोध आता है, अब क्रोध प्रकट किस पे करते हैं? अपने शिक्षकों पर, अपने कर्मचारियों पर। तो जब क्रोध आता है तो तुरंत खड़ी बोली से अवधी भाषा बोलने लगते हैं, अवधी भाषा बोलने लगते हैं। क्योंकि साथियों हमने बताया श्रीलाल शुक्ल लखनऊ में अतरौली गांव पैदा हुए थे और लखनऊ अवधी भाषी क्षेत्र है, इसलिए प्रिंसिपल साहब का जो चरित्र है ये अवधी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और साथियों इस छंगामल इंटर कॉलेज में एक साइंस के टीचर हैं, साइंस के शिक्षक हैं, इनका नाम है मोतीलाल। मोतीलाल साथियों साइंस के टीचर हैं और ये बच्चों को आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत बता रहे हैं। आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत बताते बताते साथियों ये चक्की की बात करने लगते हैं। ये अपना जो है चक्की की बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक चक्की खोल रखा है और साथियों लेकिन इनकी चक्की नहीं चलती। उस गांव में चक्की चलती किसकी है? मुन्नू का भतीजा एक है, तो मुन्नू का जो भतीजा है उसकी चक्की बराबर चल रही है और ये मोतीलाल जो की शिक्षक हैं इनकी चक्की नहीं चल पा रही है। इसलिए मुन्नू का जो भतीजा पढ़ने आता है ये आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत को पढ़ाते पढ़ाते भटक जाते हैं और चक्की की चर्चा शुरू कर देते हैं। अब मुन्नू का भतीजा तर्क देता है कि मेरी चक्की रोज 200 रुपए फायदा कमाती है, 200 रुपए रोज। तो इस तरह से साथियों ये मोतीलाल है। और इनके विषय में और जान लीजिए साथियों, अगर मान लीजिए प्रश्न ये भी बन जाए कि इस उपन्यास में अखबार के संवाददाता कौन है, तो मोतीलाल साइंस के शिक्षक भी हैं और ये अखबार के संवाददाता भी हैं, इसे भी आप लोग जानते हैं। तो ये साइंस के टीचर हैं साथियों।
उसके बाद साथियों एक टीचर और हैं जिनका नाम है मिस्टर खन्ना। ये खन्ना इतिहास के टीचर हैं साथियों, खन्ना इतिहास के टीचर हैं। और एक टीचर और है जिनका नाम है मालवीय जी। तो साथियों खन्ना साहब और मालवीय जी में बहुत जमता है और ये दोनों विरोध करते हैं प्रिंसिपल का। खन्ना जो इतिहास के टीचर हैं, मालवीय जी, ये दोनों विरोधी हैं, प्रिंसिपल के गुट के नहीं है। क्योंकि साथियों अगर आप शिक्षक समाज या किसी कॉलेज में जुड़े होंगे तो हर कॉलेज में लगभग 2 गुट बना रहता है शिक्षकों में। एक प्रिंसिपल का खास होता है और एक प्रिंसिपल के विपरीत होता है। तो खन्ना और मालवीय जी ये प्रिंसिपल के विरोध में है और खन्ना की इच्छा है कि मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। वाइस प्रिंसिपल बनने की इच्छा किसके अंदर है? खन्ना के अंदर, ताकि प्रिंसिपल के स्वच्छंद निर्णय पे मैं अंकुश लगा सकूं। और लेकिन प्रिंसिपल किसकी गुलामी करते हैं? मैनेजर साहब वैद्य जी की। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर इस कॉलेज में एक मनमुटाव का भी माहौल आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ये जानना है कि प्रिंसिपल के विरोध में 2 टीचर हैं, एक का नाम है खन्ना और दूसरे का नाम है साथियों मालवीय जी। और ये खन्ना मालवीय जी का समर्थन करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है रंगनाथ। अब आप सोच रहे होंगे ये रंगनाथ कौन है? रंगनाथ है और रुप्पन है। रंगनाथ और रुप्पन ये दोनों किसका सपोर्ट कर रहे हैं? खन्ना जी का। तो साथियों इसे भी आप लोग जानते रहिए, खन्ना जी और मालवीय जी का समर्थन करने वाले ये रुप्पन हैं और खन्ना जी हैं। अब खन्ना जी और रुप्पन का परिचय जान लीजिए। साथियों एक वैद्य जी हैं। वैद्य जी उपन्यास की शुरुआत भी यहीं से होती है कि एक ट्रक पे बैठ करके रंगनाथ आते हैं। रंगनाथ कौन है? ये वैद्य जी इनके मामा हैं, रंगनाथ के मामा हैं। वैद्य जी कौन है? मामा हैं, मतलब ये भांजा है। वैद्य जी का क्या है? ये भांजा है। और जिस ट्रक से आते हैं साथियों उस ट्रक वाले को 2 रुपए किराया देते हैं। जब 2 रुपए किराया देके शिवपालगंज उतरते हैं तो सबसे पहले बद्री पहलवान उसका विरोध करते हैं कि तुम 2 रुपए किराया दे दिए। बद्री पहलवान है साथियों, बद्री पहलवान इसका विरोध करते हैं। बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े लड़के हैं। ये कौन है साथियों? ये बड़े लड़के हैं। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए, बद्री जी बड़े लड़के हैं। और वैद्य जी के जो छोटे लड़के हैं उनका नाम है साथियों रुप्पन। ये छोटे लड़के हैं। अब बद्री तो पहलवान है, बड़े लड़के हैं, और ये रंगनाथ है। और यही रंगनाथ और रुप्पन किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? खन्ना जी का और मालवीय जी का। मतलब ये रुप्पन और रंगनाथ कहीं न कहीं अपने वैद्य जी का भी विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खन्ना और मालवीय जी एक प्रिंसिपल के विपरीत है और प्रिंसिपल के चमचे हैं वैद्य जी। तो ये समर्थन रंगनाथ और रुप्पन खन्ना मालवीय का कर रहे हैं, अर्थात वैद्य जी का विरोध कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। किसको? वैद्य जी का छोटा जो बेटा रुप्पन है, इनको लास्ट में भुगतना पड़ता है। और साथियों रुप्पन के विषय में जान लीजिए। साथियों रुप्पन की उम्र इस उपन्यास में 18 वर्ष बताई गई है। साथियों ये परीक्षा में बन सकता है, रुप्पन की उम्र कितनी थी? तो आपको बताना पड़ेगा साथियों 18 वर्ष थी। जैसे एक बार पेपर में पूछा गया था गोदान में गोबर की उम्र कितनी थी, तो इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं।
तो यहाँ पर भी आप लोग साथियों जानते रहिए, रुपन की उम्र 18 वर्ष है, जिसका मतलब बद्री पहलवान की उम्र बड़ा भाई है, इनकी उम्र और ज्यादा होगी। तो उपन्यास में रुपन की उम्र दिया गया है 18 वर्ष, और ये भी दिया गया है कि 10वीं कक्षा में माने कई बार फेल हो रहे हैं, माने पास नहीं हो पा रहे हैं। 10वीं कक्षा ये इनकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं हाई स्कूल पास हो जाऊं, लेकिन कई बार फेल हो गए हैं, और उस समय अब ये 18 वर्ष के हो गए हैं। और साथियों ये छात्र नेता भी हैं, माने विद्यार्थियों के लीडर, ये लीडर भी हैं साथियों। इनकी एक और विशेषता है, ये पान खाते हैं। और चूंकि बैज जी मैनेजर हैं तो इनका रुतबा हाई होगा। 10-20 लड़के इनके हर समय भक्त रहते हैं, इनके साथ रहते हैं। इनकी एक टीम है, जब मन चाहे विद्रोह कर दे, जब मन चाहे धरना प्रदर्शन करने लगे, ये सब रुपन का काम है साथियों। और साथियों इनके विषय में आप जानते रहिए, बेला का मजनू है। अब आप सोच रहे होंगे साथियों बेला कौन है, तो इस उपन्यास में एकमात्र महिला पात्र, ये महिला पात्र है जिसका नाम है बेला। अब बेला को ये बहुत चाहते हैं रुपन, तो बेला के मजनू है, बेला की दीवानगी में हर समय पड़े रहते हैं। अब बेला भी इनको चाहती है, तो इसे आप लोग गौर करिएगा साथियों। और ये रुपन जो है उल्टे सीधे कामों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है, उल्टे सीधे कामों में लिप्त रहने। तो कुल मिला के जैसे रुपन को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो आवारा है, ये आवारा है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। अब साथियों ये तो है छंगामल इंटर कॉलेज का परिचय। अंत में साथियों संग्राम बढ़ते बढ़ते इतना मुकदमेबाजी तक पहुंच जाती है, 1 से 7 का मुकदमा होता है मालवीय जी और खन्ना जी के ऊपर। अंत में उपन्यास के अंत में बैज जी निर्णय लेते हैं, इनको बुला करके, खन्ना और मालवीय जी को बुला करके, कि अब बहुत हो चुका, अब तुम दोनों के ऊपर सिर्फ एक विकल्प है, तुम दोनों इस्तीफा दे दो। और ये दोनों लास्ट में इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए कि मैनेजमेंट से, कॉलेज के मैनेजमेंट से लड़ पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। भले आप कमीशन से आए हों, आयोग से आए हों, लेकिन मैनेजमेंट से आप नहीं लड़ सकते। और यहाँ इस उपन्यास में 1968 में ही श्रीलाल शुक्ल दिखा दिए कि 2 टीचर को किस तरह से मैनेजमेंट के दबाव में इस्तीफा देना पड़ता है। उपन्यास के अंत में साथियों इस्तीफा भी दे देते हैं। अब साथियों इस उपन्यास में ये सब पात्र हैं, इसके अलावा कुछ और कथाएं हैं, उसको भी आप लोग जान लीजिए। अब साथियों ये जो रंगनाथ हैं, रंगनाथ ये MA किए हैं साथियों इतिहास से, इनका PhD का काम चल रहा है। ये रंगनाथ MA इतिहास से किए हैं और PhD का भी इनका शोध कार्य चल रहा है। और ये शिवपालगंज आए हैं किसके लिए? स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। माने इनको कष्ट है, चूंकि इनके मामा वैद्य जी हैं, तो वैद्य जी की सलाह पर इनका एक रूटीन बनाया जाता है, सुबह कितने बजे नाश्ता लेना है, कितने बजे खाना है। इस तरह से ये 6 महीने रहते हैं। माने इस उपन्यास में 6-7 महीने के घटना को दिखाया गया है, इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। और साथियों एक पात्र है शनिचर, इसका साथियों शनिचर एक बहुत ही इस उपन्यास में एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसका नाम है मंगला प्रसाद। लेकिन ये मंगला प्रसाद, इसको सब न बुला करके इस उपन्यास में इसको शनिचर ही बुलाया जाता है। और ये भी वैद्य जी के दरबार का एक दरबारी है, जो हर समय साथियों हर समय भांग पीसता है। भांग और रसभंगा, रसभंगा माने
इसका हाथ हर समय सिल और लोढ़ा में भांग पीसने वाला ये व्यक्ति शनिचर है। अब श्रीलाल शुक्ल और इसकी एक पहचान बताए हैं। ये पूरे उपन्यास में साथियों अंडरवियर और गंजी पे ये सदैव रहता है। और जब भांग पीस लेता है तो श्रीलाल शुक्ल बताते हैं अपने अंडरवियर में ही हाथ पोंछता है और इसका एक ड्यूटी है कि हर समय ये भांग बनाता है। अब बाद में चूंकि बैल जी का एक विरोधी है, हमने बताया कि रामाधीन, एक पात्र है रामाधीन। रामाधीन का साथियों एक समय बहुत बड़ा जलवा था, लेकिन जब इनका अफीम का कारोबार कलकत्ता में था और जब अफीम के कारोबार में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो इनका जलवा सब समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख की होती है, तो रुतबा तो इनका खत्म हो गया, लेकिन ये वैद्य जी से इनका कंपटीशन रहता है। तो रामाधीन जब ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो वैद्य जी क्या काम करते हैं, इस शनिचर को प्रधानी के चुनाव में लड़ा देते हैं। किसके खिलाफ? रामाधीन। और रामाधीन ये साथियों भीखम खेड़वी, इनका पूरा नाम है रामाधीन भीखम खेड़वी। एक भीखम खेड़वी साथियों शिवपालगंज का ये समझ ग्राम पंचायत है, तो इसीलिए इनका अपना पूरा नाम लिखते हैं रामाधीन भीखम खेड़वी। और ये साथियों इनके खिलाफ शनिचर को बैल जी लड़ाते हैं। और सबसे मजेदार बात कि शनिचर जिसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं, जो अंडरवियर पे रहने वाला व्यक्ति है, गंजी पहनने वाला व्यक्ति है, इसमें भांग पीसने वाला व्यक्ति है, वो प्रधानी चुनाव जीत जाता है। साथियों ये बहुत मजे की बात है कि वो प्रधानी चुनाव जीत जाता है। और साथियों इसमें एक बहुत दमदार प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस ग्राम प्रधानी के चुनाव में श्रीलाल शुक्ल ये प्रकाश डालते हैं कि ग्राम प्रधानी के चुनाव में 3 फार्मूले पे चुनाव लड़ा गया। एक था रामनगर वाली फार्मूला, रामनगर वाला फार्मूला नंबर 1, और साथियों फार्मूला नंबर 2 था नेवादा वाली। ये नेवादा और रामनगर ये सब स्थान का, गांव का नाम है साथियों। अब तीसरा फार्मूला था साथियों महिपालपुर वाली। ये तीनों गांव का नाम है, तो महिपालपुर वाली, रामनगर वाली और नेवादा वाली, ये 3 फार्मूला पे शिवपालगंज में ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है साथियों। अब अगर प्रश्न ये बन जाए कि किस फार्मूले से शनिचर को ग्राम प्रधानी का चुनाव में विजय दिलाया गया, तो साथियों इसमें से अगर 4 विकल्प है तो इसका सही जवाब है महिपालपुर वाली फार्मूला का में बहुत कम खर्चा लगा है। श्रीलाल शुक्ल बताते हैं इसमें एक बैल जी सस्ती घड़ी खरीदते हैं, सस्ती घड़ी, और वही सस्ती घड़ी जो चुनाव अफसर आया था बूथ पर, उसी घड़ी को बैल जी पहना देते हैं उसके कलाई पे। और घड़ी में चूंकि टाइम गलत पहले से ही घड़ी की सुई घुमा दी गई है, और इसी फार्मूले पे बैल जी पहले अपना पूरा वोट डलवा के कहते हैं समय तो समाप्त हो गया, और शनिचर काउंटिंग में जीत जाता है। नेवादा वाली जो फार्मूला था साथियों, इसमें जो है शराब और मांस मच्छी की व्यवस्था थी। शराब, गांजा, ये सब भांग, गांजा, तो ये फार्मूला, नेवादा वाली फार्मूला पे रामाधीन चुनाव लड़ते हैं। माने पूरे गांव में जब प्रधान का चुनाव आज भी होगा तो देखिए शराब बटने लगता है, मीट मच्छी मुर्गा चलने लगता है। तो इस फार्मूले पे रामाधीन भीखम खेड़ी लड़े थे। लेकिन महिपालपुर वाली माने बैल जी यहाँ इतने चतुर थे कि उन्होंने एक 5 रुपए की सस्ती घड़ी खरीदे और वही अफसर को पहना दिए, और अपने जितने वोटर थे सुबह ही वोट डलवा के और घड़ी में टाइम पहले सेट किए थे। इस फार्मूले से साथियों शनिचर
जो कि एक गांव का अन्ना व्यक्ति है वह ग्राम प्रधान बन जाता है, और फिर उसके बाद उससे सब कहते हैं कि भाई शनिचरा इसे मत बुलाओ, इसे अब मंगला प्रसाद करके बुलाओ, क्योंकि शनिचर का असली नाम मंगला प्रसाद है। और शनिचर बहुत खुश होता है क्योंकि वह खुद अपना नाम कई वर्ष बाद सुनता है कि मेरा असली नाम तो ये है। तो इस तरह से साथियों यहाँ शनिचर को ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़वाते हैं। और साथियों शनिचर इस उपन्यास में साथियों ये भी बताते हैं, शनिचर इस उपन्यास में ये भी बताते हैं कि एक बार वो कहीं जा रहे थे। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। शनिचर दो चीज बताते हैं। अब इस उपन्यास को अगर आप पढ़ेंगे तो एक शब्द बार बार इस उपन्यास में आया है, वह है गजहा। जब कोई पूछा जाता है कि तुम कौन है तो कहा जाता है मैं गजहा हूं। अब गजहा कौन था साथियों? तो गजहा जो है एक पट्टी थी जिसमें ठाकुर दूरबीन सिंह गजहा थे। ठाकुर दूरबीन सिंह गजहा बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब किस मामले में प्रसिद्ध थे? ये उच्च कोटि का चोर था, माने उच्च कोटि का ये चोर व्यक्ति था, चोरी करता था, माने दीवार वाला से लांग जाता था जंप करके बिना लाठी के सहारे। तो उच्च कोट का ये चोर था ठाकुर दूरबीन सिंह, और ये गजहा के नाम से फेमस था। शनिचर बताते हैं कि एक बार मैं रात से मेले में से आ रहा था, चोर मुझे पकड़ लिए, मेरा सारा सामान लूट लिए, अंत में जाते जाते पूछे कहाँ जाओगे, तो कहा कि मैं गजहा हूं। तो चोर जो है जितना सामान लूटे थे सब वापस कर दिए। और क्यों वापस कर दिए? क्योंकि चोर को ये बता दिया कि मैं ठाकुर दूरबीन सिंह के इलाके का व्यक्ति हूं। फिर शनिचर बताते हैं कि एक बार फिर मैं कहीं जा रहा था रात में और मुझे चोर मिल गए। फिर मैंने ठाकुर दूरबीन सिंह जो उच्च कोटि का चोर है उसका नाम जैसे ही लिया, सारे चोर हमें और मारे, कहा ये ठाकुर दूरबीन सिंह किस चिड़िया का नाम है। तो माने ये दो प्रसंग आया है। तो इसमें जो सबसे मेन शब्द है ये गजहा। तो गजहा से सब डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि एक जमाने में दूरबीन सिंह की तोती बोलती थी। तो इसे भी साथियों आप लोग जानते रहिए। अब साथियों इसी उपन्यास में एक जोगनाथ हैं, ये भी वैद्य जी के आदमी हैं। एक बहुत बड़ा शराबी है और हर गलत काम करता है। इसे पुलिस कई बार पकड़ लेती है, जेल में ले जाती है, लेकिन वैद्य जी से छुड़ाते हैं जोगनाथ को। क्यों? क्योंकि ये वैद्य जी का आदमी है। और ये जब शराब पी लेता है साथियों तो सर्राफी भाषा बोलता है। सर्राफी माने ये जब बोलता है पीने के बाद तो र र र यही ज्यादा आता है, इसलिए इसका भाषा का नाम ही साथियों अगर प्रश्न बने तो ये जान लीजिए सर्राफी एक बोली है जो जोगनाथ के द्वारा साथियों बोली जाती है। और ये असामाजिक तत्वों के जितने भी असामाजिक कार्य हैं सब में ये लिप्त है जोगनाथ। और साथियों एक पात्र है बैजनाथ। बैजनाथ के विषय में साथियों आप लोग जान लीजिए कि ये उपन्यास में चूंकि थाना शिवपालगंज में ही है, और ये जब भी तहसील जाता है ये गवाही के लिए, माने सरकारी गवाही के लिए बैजनाथ फेमस है। ये सरकारी गवाही के लिए साथियों ये बैजनाथ फेमस है। अगर प्रश्न ये बने कि सरकारी गवाही के लिए कौन सा पात्र फेमस है तो बैजनाथ है। हर सरकारी मुकदमे में इसी को गवाह, और हर गवाही में ये कुछ न कुछ पैसा पा जाता है। और इसके गुरु का नाम साथियों जानते रहिए राधे लाल है। राधे लाल इसके गुरु हैं, और गुरु ने बताया था कि इस वकील कितना भी धमकाए लेकिन तुम अपने गवाही से विचलित मत होना, इसलिए सरकारी गवाही के रूप में। और साथियों इस उपन्यास में एक गया दिन है।
ये गयादीन कौन है? ये छंगामल इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष हैं। ये माने इंटर कॉलेज जो है उसके उपाध्यक्ष हैं, छंगामल इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष हैं। इनके घर में एक विधवा बहन है, इनकी विधवा बहन है। और गयादीन की ही पुत्री का नाम साथियों बेला है। बेला इनके पुत्री का नाम है साथियों। और ये इसी बेला से रूपन, जो कि बैद्यनाथ का छोटा पुत्र है, रूपन प्रेम करता है। रूपन क्या करता है साथियों? प्रेम करता है। और एक बार बेला अपने छत से रात में रूपन के छत पे चली आई और रूपन के चारपाई समझ के वो रूपन के चारपाई पे बैठ गई। और वहां लेटे थे रंगनाथ। रंगनाथ जब ये बेला का स्पर्श पाते हैं तो साथियों ये भी प्रश्न बन सकता है। अगर प्रश्न ये बन जाए कि बेला के स्पर्श के बाद रंगनाथ किसकी कल्पना करते हैं, तो साथियों जान लीजिए बेला तो रूपन समझ के गई थी, लेकिन वहां मिल जाते हैं रंगनाथ। और रंगनाथ जब बेला का स्पर्श पाते हैं तो उन्हें कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, और खजुराहो ये मध्य प्रदेश में है। कोणार्क और खजुराहो की याद आती है बेला के स्पर्श से। किसको? रंगनाथ को। और सबसे मजेदार बात ये भी है साथियों, रंगनाथ इससे प्रेम करते हैं। और जो बैद जी के बड़े पुत्र हैं बद्री पहलवान, जिनका दबदबा है, वो एक दिन फरमान जारी कर देते हैं। क्या जारी करते हैं? कि बेला से मैं शादी करूंगा। बेला से मैं शादी करूंगा। और यह प्रस्ताव गयादीन के पास लेके जाते हैं। चूंकि गयादीन उपाध्यक्ष हैं, गयादीन से इनके पिताजी बैद जी अपने पुत्र के मोह में बताते हैं कि मेरा बड़ा लड़का बद्री तुम्हारी बेटी बेला से शादी करना चाह रहे हैं। अंत में गयादीन को ये समझाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम बनिया हो, मैं ब्राह्मण हूं, तुम बनिया हो, और यहाँ अंतर जाति विवाह का मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं और इससे समाज में एक अंतर जाति माहौल पैदा होगा। लेकिन गयादीन हाथ जोड़ करके इस शादी का इनकार कर देते हैं और फिर बाद में बेला की शादी कहीं और हो जाती है। और गयादीन शादियों इनके विषय में और जान लीजिए, ये सूदखोर हैं। सूदखोर का मतलब होता है शादियों कि ब्याज पर ये पैसा देते हैं, ब्याज पर पैसा बांटने का काम ये करते हैं। कौन? गयादीन। तो इनके विषय में भी साथियों जानते रहिए। और गयादीन का मानना है, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है साथियों कि गयादीन का मानना है कि उड़द का दाल खाने से क्रोध बढ़ता है। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए। ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और साथियों इसमें अब एक दो प्रश्न और शेष बचा है। एक पात्र है लंगड़, जो पूरे उपन्यास में शुरू से लेकर के अंत तक आपको मिलेगा। उसका नाम है साथियों लंगड़। लंगड़ साथियों तहसील में दरख्वास्त देता है अब मुकदमे की नकल के लिए। मुकदमे की नकल के लिए साथियों, माने ये पूरे उपन्यास में बराबर न्यायालय का चक्कर लगाता है और इसे नकल नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वहां के जो बड़े बाबू थे, वहां के जो कर्मचारी थे, इससे जो है 5 रुपए की मांग करते हैं। और लंगड़ एक सैद्धांतिक व्यक्ति है साथियों, और ये घूस देने के पक्ष में नहीं है। मतलब यहाँ पर साथियों श्रीलाल शुक्ल ने भारतीय न्याय व्यवस्था का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। माने भारतीय न्याय व्यवस्था का यथार्थ रूप आज भी साथियों बिना घूस दिए आप तहसील और कचहरी में आपको जगह नहीं मिलेगी।
वहाँ जाओगे तो आपको देना पड़ेगा, तभी आपका कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से साथियों लंगड़ भी एक मुख्य पात्र है। और साथियों इसमें एक छोटे पहलवान भी हैं। छोटे पहलवान, ये बद्री पहलवान का चेला है, बद्री का चेला है साथियों ये छोटे पहलवान। छोटे पहलवान के पिताजी हैं साथियों, छोटे पहलवान के पिताजी हैं कुशहर प्रसाद। और श्रीलाल शुक्ल बताते हैं कुशहर प्रसाद के पिताजी हैं गंगा प्रसाद। अब गंगा प्रसाद के पिताजी का नाम है साथियों भोला नाथ। साथियों आप सोच रहे हैं कि ये वंशावली मैं क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसकी भी एक मजेदार कहानी है इस उपन्यास में। छोटे पहलवान अपने पिता कुशहर प्रसाद को हर महीने मारते हैं, हर महीने मारते हैं। अब इस बार जब मार दिए थे तो उनके सर में तीन जगह खुल गया था उनका सर, लाठी से मारते हैं और तीनों जगह से खून की धारा फव्वारा चौराहा बन गया है। मार दिए हैं कुशहर प्रसाद को, जो कि छोटे पहलवान के पिताजी हैं। और जब ये पंचायत में जाते हैं तो कुशहर प्रसाद की सहानुभूति सबके साथ है, क्योंकि कुशहर प्रसाद बूढ़े हो गए हैं, मारे गए हैं, खून से लथपथ हैं। और सब उनसे पूछते हैं छोटे पहलवान तुम क्यों मारे अपने पिताजी को। तो छोटे पहलवान बताते हैं कि कुशहर प्रसाद अपने बाप गंगा प्रसाद को लाठी से मारे और इनका बाप गंगा प्रसाद मर गया लाठी से मारे। अब गंगा प्रसाद अपने बाप भोलानाथ को भी लाठी से मारे, वो भी मर गया। मतलब छोटे पहलवान ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बाप को मारने की एक पैतृक परंपरा है और इसलिए मैं इनको हर महीने मारता हूँ, लेकिन ये बुढ़ा मर नहीं रहा है। तो ये भी एक प्रसंग इस उपन्यास में साथियों आया है और बहुत ही रोचक, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है साथियों। इस तरह से साथियों अब जो कुछ और शेष है मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए साथियों, इसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।